नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न। संपूर्ण हिंदी साहित्य के व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमारी श्रृंखला चली हुई है उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 426 से लेकर 440 तक हम करने की कोशिश करेंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे एनटीए नेट की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, इस प्रकार से आप प्रश्नों को करोगे तो एक प्रश्न के साथ अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकोगे और साथ साथ जो है आपको अधिक से अधिक ही तथ्य याद रह पाएंगे। तो ये इससे करने से आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 426, बनारसी दास कृत अर्थकथानक की विधा क्या है। ये अर्थकथा नहीं, अर्थकथानक है भाई, क्या और लगेगा बाद में, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो अर्थकथानक जो है बनारसी दास जो कृत अर्थकथानक की विधा क्या है, किस प्रकार की रचना है। ये अर्थकथानक बनारसी दास जैन द्वारा जो रचित रचना है, तो ये है एक आत्मकथा। आत्मकथा मानी गई है। अर्थकथानक एक बनारसी दास द्वारा रचित पहली आत्मकथा मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थकथानक हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा है जो कि बनारसी दास जैन द्वारा रचित है और इसका जो सन है 1641 ईस्वी, ये आपको ध्यान रखना है। और यह जो आत्मकथा है ये ब्रज भाषा में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बनारसी दास जी के बारे में क्या कहा है, ये भी अगर कथन पूछ लिया जाए, ये कथन दे दिया जाए, ये कथन किसका है, किस लेखक के बारे में कहा है, तो अगर आपको ये कथन से संबंधित भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बनारसी दास जैन के संबंध में ये कहा है कि ये जौनपुर के रहने वाले एक जैन जोहरी थे और जो आमेर में भी रहा करते थे। जो ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है बनारसी दास जैन के संबंध में। और कलम के सिपाही जो प्रमुख जीवनी की विधा हम देखें तो और अन्य जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जीवनी, उपन्यास और यात्रा वृत्तांत, इनके संबंध में भी हम प्रमुख रचनाओं को देखें तो हम देख लेते हैं। कलम का सिपाही प्रमुख जीवनी रही है, ये अमृत राय जी की। और फिर है चीड़ों पर चांदनी, एक यात्रा वृत्तांत है निर्मल वर्मा का। बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इनको आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। और अगर प्रश्न के माध्यम से अगर ये तथ्य हमें बार बार देखने को मिलेंगे तो हमें ये याद रह पाएंगे। इसी प्रकार से बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 427। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और यह चित्रण इतना कठिन है कि उसके जैसे ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। यह कथन किसका है, यानी कि किस लेखक ने कहा है ये कथन, तो आपको पता है कि ये महादेवी वर्मा जी का कथन है। कविता जो कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण उन्होंने बताया है, तो ये पूरा का पूरा कथन जो है महादेवी वर्मा जी का है। आप दोबारा से पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। महादेवी वर्मा जी के संबंध में और अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। महादेवी के 8 कविता संग्रह हैं। कौन कौन से? निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1934, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा एक अनुदित इनका काव्य संग्रह रहा है जो कि 1959 में रचित है। फिर है प्रथम आयन 1974, फिर है अग्निरेखा 1990। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी के ये जो कविता संग्रह दिए गए हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, इनको क्रम वाइज भी लगाने के प्रश्न में दे दिया जाता है। एनटीए नेट की परीक्षा में तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे क्रम वाइज काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछ लिया जाता है क्रम से लगाने को। तो इम्पोर्टेंट रचनाएं रही है महादेवी वर्मा जी की, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत। इस प्रकार से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। निहार जो है महादेवी वर्मा की पहली कविता संग्रह है। अगर ये भी पूछ लिया जाए महादेवी वर्मा द्वारा रचित पहला कविता संग्रह कौन सा है महादेवी वर्मा जी का, वो है निहार। ये आपको ध्यान रखना है। जो इसका प्रथम संस्करण है वो है 1930 में गांधी हिंदी पुस्तक भंडार प्रयाग द्वारा प्रकाशित हुआ है।
इसकी भूमिका जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। कई बार पूछ लेते हैं कि निहार की भूमिका किसने लिखी है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इसकी भूमिका लिखी है। एक सेकंड भाई। एक सेकंड। उसके बाद बात करें आगे, इस संग्रह में महादेवी वर्मा की 1923 से लेकर 1929 तक के बीच की लिखी हुई कुल 47 कविताएं संग्रहित है। निहार की विषय वस्तु के संबंध में स्वयं महादेवी वर्मा जी का ये कथन उल्लेखनीय है। क्या कहा है निहार के संबंध में महादेवी वर्मा जी ने? निहार की रचना काल में मेरी अनुभूतियों में वैसी ही कोहतुल मिश्रित वेदना उमड़ आती थी जैसे बालक के मन में दूर दिखाई देने वाली अप्रिय सुनहली उषा और स्पर्श से दूर सजल मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है। इन गीतों में कोहतुल मिश्रित वेदना की अभिव्यक्ति हुई है, यानी अभिव्यक्ति है। ये जो निहार के संबंध में उन्होंने ये बात कही है, ये कि उन्होंने अपनी अनुभूति बताई है कि किस प्रकार से निहार की रचना काल में जो मेरी अनुभूति रही है वो क्या, किस पर एक बालक की जो मन में वेदना उमड़ कर आती है उसी प्रकार से जो है मैंने भी इस पर ये रचना की है। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। जो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है 428। निम्नलिखित में से काव्य के संबंध में किस विद्वान का सही कथन है? तो काव्य के संबंध में किस विद्वान का सही कथन है ये हम देख लेते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या कहा है काव्य के संबंध में? वाक्याम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है, ये कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। उसके बाद बात करें आगे आचार्य भामा के अनुसार, तो भामा ने कहा है शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्दों का अर्थ सहित संयोजन ही काव्य है, ये कहा है भामा जी ने। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। ये जो कथन कहा है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये तीनों के तीनों हमारे कथन बिल्कुल सही है, सही कथन दिए हुए हैं, सही विद्वानों के अनुसार सम्मिलित किए हुए हैं। तो ये काव्य के संबंध में इन तीनों विद्वानों ने जो है सही कहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। पढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 429। हिंदी में प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? हिंदी में प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है भाई? DSSB TGT में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैंने बहुत सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को जो है व्याख्या सहित जो है करने की कोशिश की है, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न भी मिल जाए और साथ साथ उसके जो है उससे संबंधित और अन्य जानकारियाँ भी मिलती रहे, बार बार रिवीजन होती रहे और बार बार रिवीजन से ही जो है आपको तथ्य याद रहेंगे। निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है। सफलता का राज क्या है? एकमात्र वो है निरंतर अभ्यास। यह मैं आपको बार बार बता देती हूँ। तो देख लेते हैं इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। चंद बरदाई को हिंदी का पहला कवि, उसकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान भी प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें जो है 10,000 से अधिक छंद है और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग भी किया गया है। जिस प्रकार से हम ये भी देख लेते हैं कि जो कई बार हम सीधा ये परीक्षा में प्रश्न ये भी देखने को मिला है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि किसी बुक में हमें कुछ मिलता है तो किसी बुक में हमें इसकी भाषा डिंगल मिलती है, किसी में पिंगल मिलती है या कहीं पर हमें ब्रज भाषा देखने को मिलती है। तो सही मायने में अगर पृथ्वीराज रासो की भाषा देखें तो वो है डिंगल पिंगल, डिंगल और पिंगल, जिसमें कि डिंगल होती है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। एक सेकंड भाई,
डिंगल जब भाषा होती है उसमें किन किन भाषाओं के मेल होते हैं, उसमें एक होता है अपभ्रंश प्लस में राजस्थानी भाषा का मेल होता है। लेकिन पिंगल में जो है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के बजाय ब्रज भाषा होती है प्लस ब्रज, वो होती है पिंगल। तो साथ ही उसमें अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है पृथ्वीराज रासो में। इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 भाषाओं का प्रयोग इसमें किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पृथ्वीराज रासो की भाषा पूछ ली जाए तो डिंगल पिंगल ऑप्शन के अनुसार ही आप भाषा को चुनोगे, तो अधिकतर जो है उसमें पिंगल भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है, यानी ब्रज भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं जो अन्य ऑप्शनों के अनुसार रामचरितमानस की रचना किन्होंने की, तुलसीदास जी ने। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने, और कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 430। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा रहा है? वो रहा है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिऔध जी का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास जो है एक विरह काव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि भी माने जाते हैं। इसका रचना काल 1909 से सन 1913 के बीच माना गया है, और कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए भी उसे यह भिन्न है। ये एक कृष्ण काव्य परंपरा से संबंधित रचना है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। लोकायतन पंत जी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 431। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यह कथन किस आलोचक का है, यानी किस विद्वान का है? सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यह जो कथन है ये रामविलास शर्मा जी का है। रामविलास शर्मा जी से संबंधित और अन्य हम तथ्य को देखते हैं तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के उच्च गांव सानी में हुआ, और मृत्यु 30 मई 2000 को हो गई। और यह एक प्रगतिशील साहित्यिक आलोचक, भाषाविद, कवि और विचारक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। उसके बाद जब इनकी रचनाएं देख लेते हैं रामविलास शर्मा जी की, तो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। हिंदी साहित्य आलोचना की 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी है। कौन कौन सी? प्रगति और परंपरा 1949 में, संस्कृति और साहित्य 1949 में, तथा तीसरी है साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 ईस्वी में। इनकी ये 2 जो रचनाएं है बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है। प्रगति और परंपरा, संस्कृति और साहित्य, ये जो आलोचनात्मक कीर्ति है ये पुस्तकें है किस विद्वान की है, तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें आगे, प्रेमचंद युग, भारतेंदु युग, आस्था और सौंदर्य, नई कविता और अस्तित्ववाद आदि रचनाएं भी जो है रामविलास शर्मा जी ने लिखी है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है 432। औचित्य रससिदस्य सिथरम काव्यस्य जीवितम। यह औचित्य के संबंध में जो है ये उक्ति किस विद्वान की है? तो औचित्य का जो प्रवर्तक रहे हैं क्षेमेंद्र जी ने कहा है। उसके बाद बात करें आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है 433। 433 में हम देखते हैं तो कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? कविता के संबंध में ये किस पाश्चात्य आलोचक ने कहा है कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका कथन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कथन है भाई ये पाश्चात्य विद्वान का, जो कॉलरिज ने कहा है। कॉलरिज का जो देख लेते हैं पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो ये कॉलरिज का पूरा नाम है। जन्म 21 अक्टूबर 1772 को हुए और मृत्यु 25 जुलाई 1834 को हुई।
एक बार इसका जन्म और मृत्यु जन्म भी जीवन काल भी पूछ लिया गया था भाई, इसलिए मैंने यहाँ पर ये तथ्य बताया है कि कोलरिज का जन्म कब हुआ, परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो उसके बाद कोलरिज एक पाश्चात्य लेखक रहे हैं जो कि एक अंग्रेज कवि, दार्शनिक व रोमांस लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने मित्र विलियम्स वर्ड्सवर्थ के साथ जो मिलकर इंग्लैंड में रोमांस आंदोलन की शुरुआत की और लेक पोएट्स की स्थापना भी की। वे अपनी कविताओं में द राइम्स ऑफ द एशियंट मेरिनर और कुबला खां के लिए जाने जाते हैं। ये इनकी कविताओं के नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। और जो एक बात और बता देना चाहती हूँ भाई, जहाँ ये कोलरिज का जो ये एक रोमांस लेखक रही है, तो ये इनका जो रोमांस का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमें छायावाद के कवियों में भी देखने को मिला है। कई बार पूछ लिया जाता है कि छायावाद के कवियों में रोमांटिक भावनाओं का किस पाश्चात्य विद्वान का से प्रभावित है, तो वो कोलरिज से ही प्रभावित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न हमारा 434, भारतेंदु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छंद रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह कथन किस विद्वान का है, किस आलोचक का है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु जी के संबंध में यह कथन कहा है। आप दोबारा से और रिवाइज करके जो है पढ़ करके इन कथनों को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए करना है, क्योंकि परीक्षाओं में कथन पंक्तियों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछने लगे। अब नए पैटर्न के आधार पर हम प्रश्नों को करते हुए चल रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। इम्पोर्टेंट रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और अन्य रचनाओं की बात करें तो शुक्ल जी की सूरदास, त्रिवेणी, विचार संधि, चिंतामणि, रश्मिमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, मित्रता आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है आज का, वो है 435 प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं। कलम का सिपाही का लेखक कौन है, तो अभी मैंने बताया था कलम का सिपाही जो है अमृत राय जी की रचना है। एक अमृत लाल नागर है, वो नहीं है भाई, ये अमृत राय की रचना है। अमृत लाल नागर ने जो है मानस का हंस लिखा है। अमृत राय ने जो है प्रेमचंद की जीवनी जो है कलम का सिपाही लिखा है। उन्होंने मानस का हंस तुलसीदास जी की जीवनी लिखी है अमृत लाल नागर ने। नागर और राय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो ध्यान रखना है। मानस का हंस और खंजर नैन जीवनी जो है अमृत लाल नागर ने लिखी है, लेकिन कलम का सिपाही जो है अमृत राय जी ने लिखा है, जो कि प्रेमचंद जी की जीवनी है। बढ़ते हैं अगला जो हम तथ्य देख लेते हैं। इस पुस्तक में प्रेमचंद जी की जीवनी के बारे में बताया गया है, यानी कलम का सिपाही एक पुस्तक के रूप में इन्होंने ये रचना लिखी है। तो ये रचना प्रेमचंद के जीवनी के संबंध में बताई है। कलम के सिपाही को मूल रूप से प्रकाशित 1962 ईस्वी में कराया गया था, और प्रकाशित होते ही पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई थी। और कलम के सिपाही ये पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं अमृत राय ने यह पुस्तक अपनी इतनी अच्छी लिखी है कि उन्होंने 1963 में कलम का सिपाही इस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। और अन्य ऑप्शनों की जब हम बात करें तो प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान, गबन, कर्मभूमि, कफन, सेवा सदन, मानसरोवर आदि प्रमुख उपन्यास रहे हैं। रामविलास जी के जो प्रेमचंद, भारतेंदु युग, आस्था और सौंदर्य, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। नई कविता और अस्तित्ववाद आदि जो इनकी रामविलास शर्मा जी की रचनाएं रही है। शिवरानी देवी की चांद व हंस प्रेमचंद घर में है, जो प्रेमचंद के ही संबंध में उन्होंने बताया है, जीवनी बताई है। और शिवरानी देवी जो है प्रेमचंद जी की पत्नी रही है, प्रेमचंद जी की पत्नी ही रही है शिवरानी देवी जी। उसके बाद देख लेते हैं हम अगला जो प्रश्न है हमारा 436, निम्नलिखित में से कौन
फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदी के अध्यापक के रूप में रहे हैं या काम किया है। तो देख लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, ये भाई ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, सैदल मिश्र है, ये सैदल मिश्र। उसके बाद बात करें अगला, हम इसके अन्य तथ्यों के संबंध में जब देखें तो 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों यानी लल्लूलाल और सैदल मिश्र की नियुक्ति की गई। लल्लूलाल ने प्रेम सागर तथा सैदल मिश्र की जो रचना है नासिकेतोपाख्यान की रचना की है। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला तथा रघुवंश, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद भी किया है, हिंदी में अनुवाद किया है। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रज्ञा हितैषी जो नामक पत्र किन्होंने निकाला, तो वो निकाला राजा लक्ष्मण सिंह ने। और रघुवंश, मेघदूत तथा अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किन की रचनाओं में देखने को मिलता है, तो राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाओं में देखने को मिलता है। और किस जो फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है किन 2 भाषाविदों को लिया गया, शामिल किया गया, तो लल्लूलाल और सैदल मिश्र। इस प्रकार से आप जो है भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज में किसे नियुक्त किया गया, तो वो है जॉन गिलक्राइस्ट को। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई। ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं परीक्षा में। प्रश्न संख्या 437, निम्नलिखित संत कवियों में कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था, तो सबसे पढ़ा लिखा कवि संत माना जाता है सुंदरदास। उसके संबंध में हम देख लेते हैं सुंदरदास जी के संबंध में। सुंदरदास छोटी आयु में संत दादू के शिष्य बनकर अध्ययन के लिए काशी चले गए। उन्होंने व्याकरण, दर्शन, साहित्य, वेदांत और पुराणों का गंभीर अध्ययन किया है। इन्हें फारसी भाषा का भी पर्याप्त ज्ञान था। इनके द्वारा विरचित छोटे बड़े 42 ग्रंथों की रचना जो है चर्चा की जाती है। इसका प्रकाशन जो है सुंदर ग्रंथावली नाम से हो चुका है। इनकी रचनाओं में सुंदर विलास विशेष महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। सुंदर विलास जो किन की रचना रही है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो सुंदरदास जी की विशेष रूप से इनकी रचना रही है सुंदर विलास। इन्होंने श्रृंगार रस का खुलकर विरोध किया। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि संत कवि ने श्रृंगार रस का खुलकर विरोध किया है, तो वो सुंदरदास जी ने। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से किया और रैदास की रचनाओं का संकलन रविदास वाणी नाम से किया गया। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया गया। ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया और रैदास की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया। तो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया हरडे वाणी नाम से और रैदास की रचनाओं का संकलन किया जाता है रविदास वाणी के नाम से और कबीर दास जी की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया। इनके जो शिष्य रहे धर्मदास जी ने। बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है आज का, वो है 439, पद्मावत के अनुच्छेद का नाम बताइए। सॉरी भाई, एक सेकंड। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताइए, यानी कि कहने का मतलब ये पद्मावत को जो भागों में बांटा गया, अध्यायों में बांटा गया, वो उसको क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया, कि क्या अनुच्छेदों में विभाजित किया गया, तो क्या नाम दिया गया, सर्ग दिया गया, खंड दिया गया, कांड या अंक, क्या कहा गया। तो पद्मावत में जो अनुच्छेद रहे उनको क्या नाम दिया गया, वो उन्हें दिया गया खंड नाम। खंडों में विभाजित किया गया। तो पद्मावत जयश्री जी की रचना है। पद्मावत हिंदी महाकाव्य रहा है और इसकी कथा का पूर्वार्ध भाग जो है
वो लोक प्रचलित तथा काल्पनिक है और उत्तरार्ध भाग जो है ऐतिहासिक कहलाता है। इसीलिए पद्मावत रचना को अर्ध प्रमाणिक भी माना गया है। किसी ने प्रमाणिक माना, किसी ने अप्रमाणिक माना, तो किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना कि आधा कथा जो है प्रमाणिक रही है और आधी कथा जो है वो काल्पनिक रही है। तो इस प्रकार से किसी विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को पद्मावत को भी पृथ्वीराज रासो को तो अर्ध प्रमाणिक, प्रमाणिक और अप्रमाणिक माना ही है। साथ में पद्मावत रचना को भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। तो इसका जो पहले का भाग है वो काल्पनिक माना है और बाद का भाग जो है वो ऐतिहासिक माना है। इसके बाद बात करें अगला, इसका नायक जो राजकुल से संबंधित है। पद्मावत की पूरी कथा जो है 52 सर्गों में खंड कहा गया है इनको, और नालन जैसी की कुछ प्रमुख रचनाएं, सॉरी भाई ये नालंद गलत है, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, जैसे कि कुछ और प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, ये जो है प्रमुख रचनाएं रही हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर अर्थ जो है अर्ध प्रमाणिक, प्रमाणिक और अप्रमाणिक की बात हमने पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा, लेकिन जो पद्मावत जो रचना है इसको अर्ध प्रमाणिक भी माना गया है। वो माना गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही जो है पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, जो हमने जैसे कि जो प्रमुख रचनाएं देख ली, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा और कहरनामा, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि परीक्षा में अवश्य ही पूछी जाती है, बढ़ती है। जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है 440। जब प्रश्न संख्या देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। इनमें से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, चारूचंद लेख, ध्रुव स्वामिनी और तितली। तितली, ध्रुव स्वामिनी और कानन कुसुम, ये तीनों की तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन चारूचंद लेख जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना रही है, चारूचंद लेख। और जब हम इसके अन्य तथ्य को देख लेते हैं तो देख लेते हैं, निम्नलिखित कृतियों में चारूचंद लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास रहे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में इसका रचना काल है। तो किस लेखक की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाण भट्ट की आत्मकथा किससे संबंधित? एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निपुणिया जो पात्र है वो किस उपन्यास का है, किस लेखक के उपन्यास का रहा है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा का ही पात्र निपुणिया रहा है। बार बार परीक्षाओं में इस पात्र का नाम पूछा जाता है। और पुनर्वा 1973 ईस्वी तथा अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में लिखी गई रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, तितली के अलावा जयशंकर प्रसाद की और अन्य प्रमुख रचनाएं हम देखें तो बात करें चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, सज्जन, कल्याणी, परिणय और प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयक, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, जो ये सभी की सभी रचनाएं हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की है। और ये इन रचनाओं से संबंधित जो है परीक्षाओं में अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो रचनाएं इम्पोर्टेंट रही है जयशंकर प्रसाद की, ये सभी की भी रचनाएं अपने आप में इम्पोर्टेंट रही है, ये प्रमुख रचनाएं रही है। इनकी अपनी अपनी जो है इन सभी रचनाओं की अपनी विशेषताएं रही है और सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की
परिचित रहिए। सभी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है, बार बार तथ्यों को रिवाइज करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी सभी रचनाएं प्रमुख रही है, महत्वपूर्ण रही है, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछी जाती है। और जयशंकर प्रसाद की भी। इसी प्रकार से जो है हमने आज की क्लास में कुल 15 प्रश्नों को देखा है, किया है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लगभग 1000 प्रश्नों को हमने टारगेट बनाया है कि व्याख्या सहित इसी प्रकार से हम करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में बीच में 1 या 2 क्लास वीक में हम इस प्रकार से व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हैं। और वैसे जो डेली हमारी जो क्लास चल रही है हिंदी साहित्य से संबंधित कोई ना कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी क्लास होती रहेगी। और साथ साथ बीच बीच में अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास के साथ हम अपनी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे, जो कि अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। जैसे कि बीपीएससी की परीक्षा भी अभी हाल ही में होने वाली है, जो एनटीए नेट की भी अभी परीक्षा जून में होगी, और DSSB की भी परीक्षा कभी भी हो सकती है। तो जितने भी जो अभी हाल ही में होने, और LT ग्रेड की भी परीक्षा अभी होने वाली है। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी हिंदी साहित्य से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्यों को हम बार बार रिवीजन करते हुए अपनी जो तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो क्लास पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप समय पर मिलता रहे। और आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है भाई। लाइक ज़रूर कर दिया करो। और कमेंट बॉक्स में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लिख करके पूछ सकते हो। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।